जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक विमेन इन कॉम्बैट रोल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलाउ किया है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में विमेंस थी उन्हें अब परमानेंट कमीशन मिल सकता है इफ़ दे मीट द रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारे ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखें इस टॉपिक के अंदर, विमेन इन कॉम्बैट रोल के अंदर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है परमानेंट कमीशन के लिए विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में, तो हम एक चीज़ समझते हैं कि अभी इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर विमेंस की स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए दोस्तों, विमेन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है इंडियन आर्मी के अंदर। अगर इंडियन आर्मी के अंदर देखा जाए तो ओनली 3.89% ही विमेन है। इंडियन नेवी के अंदर 6.7% है एंड इंडियन एयरफोर्स के अंदर 13.28% हैं, अगर आप मेडिकल कॉर्प्स, डेंटल कॉर्प्स एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को हटा दीजिए तो। दोस्तों देखिए, जो ये डिबेट है कि विमेन को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं, विमेन को कॉम्बैट रोल्स में होना चाहिए कि नहीं, दोस्तों वो आज का नहीं है, बहुत पुराना डिबेट है। और सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जो विमेन का इंडक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है वो 1992 में हुआ है, लेकिन उसके लिए जो बातचीत चल रही थी वो 1972 से ही चल रही थी। जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी 1972 में, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसी समय ऐसी बातें होनी स्टार्ट हुई थी कि विमेन को भी इंडक्ट करना चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर। बट दोस्तों, वो 20 साल का टाइम लगा जब पहली इंडियन विमेन कोई ऑफिसर थी वो जिन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, और वो भी आर्मी एजुकेशन एंड आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के अंदर। फिर जज एंड एडवोकेट जनरल जैग एंट्री के अंदर भी उन्हें अलाउ किया गया। और अभी दोस्तों 50 साल हो गए हैं जब उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन से हटाकर परमानेंट कमीशन भी मिलेगा इंडिया के 10 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। देखिए दोस्तों, इनकी डिमांड क्यों थी, इनकी डिमांड परमानेंट कमीशन लेने की क्यों थी। देखिए क्या होता था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो मैक्सिमम आप जॉब कर सकते हैं वो 14 ईयर्स तक कर सकते हैं। कर तो आप 10 ही साल तक कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है, आप 4 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर आप 14 ईयर्स तक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा फीमेल के केसेस में। बट वही अगर मेल के केसेस में देखा जाए तो अगर कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन से ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी को, तो दे वर अलाउड to be entitled for the permanent commission if they meet the requirements। तो विमेन का ये कहना था कि हमें क्यों नहीं, हमें भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिनको परमानेंट कमीशन मिलता है, परमानेंट कमीशन में कम से कम 20 साल की सर्विस आपको देनी पड़ती है, फिर आप पेंशन के लिए भी इंटाइटल्ड हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो विमेन थी 14 ईयर्स ऑफ सर्विस करने के बाद फिर उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न था जिनके लिए विमेन ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, हमें परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने है मार्च 2020 के अंदर ये डिसीजन दिया था और उन्हें अलाउ किया था कि नहीं, उन्हें भी मिलना चाहिए। और फिर आज जो है जो रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें अलाउ कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है इस चीज़ को। दोस्तों देखिए, तो मैं आपको उनके 10 जो ब्रांचेस हैं वो बताऊं अभी किन किन चीज़ों में है। अभी भी जो विमेन है वो कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर नहीं है दोस्तों। तो अगर विमेन कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर नहीं है तो कौन कौन से फोर्सेस के अंदर हैं, तो आर्मी एयर डिफेंस के अंदर विमेन को अभी परमानेंट कमीशन मिलेगा, सिग्नल्स के अंदर मिल सकता है, इंजीनियर्स के अंदर मिल सकता है, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, आर्मी सर्विस कोर के अंदर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर मिल सकता है, इंटेलिजेंस कोर के अंदर मिल सकता है, जज एंड एडवोकेट जनरल जैग एंट्री में मिल सकती है दोस्तों, एंड आर्मी एजुकेशन कोर में मिल सकता है। लेकिन डिबेट अभी भी है कि क्या विमेन को कॉम्बैट रोल्स के अंदर आना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोग कहते थे कि परमानेंट कमीशन भी नहीं मिलना चाहिए, उनकी दलीलें बहुत अजीब थी जो आपको हैरान करेंगी और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते थे कि नहीं, उन्हें कमांड पोस्ट पे नहीं भेजना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मदरहुड, चाइल्डहुड केयर, फिजिकल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, और तो ये सब चीज़ें बताते थे। और ये भी बोलते थे कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो भी रेडी नहीं हैं और जो मेल ऑफिसर्स हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। तो ये सब इस तरह की दलीलें थीं। तो दोस्तों ये जो था तो ये बहुत ख़राब था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई किया और विमेन को अलाउ किया परमानेंट कमीशन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी क्या हैं और कॉम्बैट रोल्स के लिए कॉमन आर्गुमेंट्स क्या दिए जाते हैं।
देखिए दोस्तों, बहुत सारे मैंने मेजर जनरल रैंक्स के ऑफिसर्स को, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिस रैंक के ऑफिसर्स को, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को ये कहते हुए सुना है कि नहीं, जो विमेन हैं उनको कॉम्बैट रोल के अंदर नहीं होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं और हैं, उन्हें कमांड पोस्ट दे दो। दे आर इन फेवर ऑफ द परमानेंट कमीशन, दे आर इन द फेवर ऑफ द कमांड पोस्ट, बट नॉट इन द कॉम्बैट रोल्स, नॉट इन द फॉरवर्ड कॉम्बैट रोल्स। तो दोस्तों ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की चिंता होती है, कंसर्न होता है कि कहीं वो प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर एक बहुत बड़ा इशू है। अगर किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर एज अ टेकन किया जाता है तो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, बहुत उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो कहते हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं। जैसे कि आप नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान को देख सकते हैं, नॉर्थ में चाइना को देख सकते हैं, तो ये दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी होती है और इन दोनों ही फोर्सेस के अंदर विमेन इन कॉम्बैट रोल्स नहीं है। तो हम अपने विमेंस को कैसे फॉरवर्ड लाइन्स पर भेज दें, ये उनका कहना होता है। और ये भी कहते हैं कि जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वहाँ पे एक्सट्रीम हार्डशिप, एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ये सही नहीं होगा विमेन को फॉरवर्ड लाइंस और फॉरवर्ड कॉम्बैट लाइंस पर भेजना। तो दोस्तों इसके काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हैं? जो लोग उनके फेवर में हैं, जो विमेन ऑफिसर चाहती हैं कि नहीं उन्हें कॉम्बैट रोल में होना चाहिए, वो कौन से आर्गुमेंट्स देते हैं और उनके क्या ओपिनियंस होते हैं? देखिए दोस्तों, उनका कहना ये रहता है कि विमेन जो है उन्होंने अपने हक के लिए हमेशा से लड़ाई की है और आज जितने भी फील्ड्स में विमेन हैं उन सब में उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की है। चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने उन लोगों में जब भी उन्हें लीड करने का मौका मिला है, दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल। अगर आप देखेंगे तो ब्रेवरी में तो कोई कमी नहीं है, ब्रेवरी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आंखों के सामने आज खुद हैं। अगर कोई कहेगा कि नहीं कॉम्बैट रोल्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, सुप्रीम सेक्रीफाइस चाहिए, तो दोस्तों वो सही है, कॉम्बैट रोल्स में चाहिए। और लेकिन ये बहुत गलत है कि विमेंस नहीं कर सकती, विमेंस उसके लिए सूटेबल नहीं है, विमेंस को उस चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो विमेंस का कहना है कि नहीं, हम जानते हैं कि उसमें एक्सट्रीम हार्डशिप चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, सुप्रीम सेक्रीफाइस चाहिए, ब्रेवरी चाहिए, हम इससे डिनाई नहीं करते कि नहीं चाहिए, लेकिन ये इससे डिनाई करते हैं कि विमेन नहीं कर सकती, क्योंकि विमेन कर सकती हैं। आपने अभी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, रिसेंटली जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसमें जो हमारे अभिनंदन थे, विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला था, तो साथ ही में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से दिया गया था और वो फ्लाइट कंट्रोलर थी। तो दोस्तों आज का जो सिचुएशन है, कॉम्बैट रोल है, बहुत चेंज हो रहा है। कर्नल मिथाली मधुमिता, इनको अफगानिस्तान के अंदर ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर थी जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, सेना मेडल। अफगानिस्तान में इन्होंने 19 लोगों की जान बचाई थी जब फिदाइन से फाइट हो रहा था। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि विमेंस ने हमेशा से इन सब रोल्स में भी पार्टिसिपेट किया है और जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने अपना मेटल प्रूफ किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि अभी का जो कॉम्बैट रोल है ना, वो बहुत डिफरेंट है, कॉम्बैट रोल चेंज हो रहा है। तो हमें विमेंस को और प्रमोट करना चाहिए, उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने कंट्री की 50% पॉपुलेशन को ऐसे अगर साइड रख देंगे तो हम उनका सही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ लोगों का और भी कहना होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मेल ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, पीबीओआर्स हैं, वो उनकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे या मतलब उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके ऑर्डर्स को अडहेयर नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी में कभी भी कोई सैल्यूटेशन दिया जाता है तो वो रैंक और चेयर को दिया जाता है, कभी भी किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता। तो उसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं आती और ऐसा जेंडर सेंसिटाइजेशन आर्मी के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और आपने कभी ऐसे केसेस नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों देखिए कि अनलेस एंड अनटिल जब तक हम विमेंस की स्ट्रेंथ उसमें बढ़ाएंगे नहीं, जैसे कि अभी सिर्फ 3.8% ही विमेंस इंडियन आर्मी के अंदर हैं, तो जब तक हम उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं अपने इन एंड अराउंड ज़्यादा विमेन ऑफिसर्स को नहीं देखेंगे, तब तक ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। हमें आदत डालनी पड़ेगी उनके साथ रहने की, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब उन्हें एक हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ में होना चाहिए कि हमें अपने अगल बगल में देख रही हैं तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अभी देखेंगे कि आईटीबीपी ने भी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने भी विमेंस को अलाउ किया है पेट्रोल करने के लिए साइनो इंडो बॉर्डर पे। तो दोस्तों देखिए अभी जो सिचुएशन है चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, अभी तो हॉस्टाइल है,
लेकिन हम जानते हैं कि कॉम्बैट रोल्स जो हैं वो पुराने ज़माने के नहीं हैं। कॉम्बैट रोल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं। पहले जैसे कन्वेंशनल वॉर्स नहीं हो रहे आजकल। तो हमें विमेंस को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, हाईली इक्विपमेंट और इन सब चीज़ों से टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, ताकि विमेंस को भी उस फील्ड में हम इस्तेमाल कर सकें। और हम मतलब विमेंस को भी, जो विमेंस चाहती हैं, जो खुद वॉलेंटियर करना चाहती हैं कॉम्बैट फोर्सेस में आना, कॉम्बैट भी मतलब इन्फेंट्री इन सब को ज्वाइन करना, तो वो भी ज्वाइन कर सकें। देखिए, अगर विमेन बहुत सारे विमेंस का ये कहना है कि विमेंस आर नॉट बैगिंग द राइट टू बी इन कॉम्बैट फॉर लग्जरी, बट दे आर डूइंग इट फॉर प्राइड एंड ऑनर। बहुत सारी विमेंस ऐसा कहती हैं कि हम लग्जरी के लिए नहीं, हम प्राइड एंड ऑनर के लिए आना चाहते हैं। हमारा भी मन होता है कि हम कॉम्बैट फोर्सेस में, फ्रंट लाइन फोर्सेस पे लड़े और अपने देश की सेवा करें। तो ऐसा उन लोगों का कहना है और वो कर भी सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि आप ज़रूर लीजिए, जिनका मन है, जिनको आना है इन्फेंट्री फोर्सेस के अंदर, कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर, फॉरवर्ड लाइन फोर्सेस के अंदर, आप प्लीज़ आइए। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें अपने यार्ड स्टिक्स जो हैं, जो कॉम्बैट फोर्सेस के लिए, इन्फेंट्री फोर्सेस के लिए, उन्हें लोअर नहीं करना चाहिए। अगर जो विमेन उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं, जो हमारे जितने भी यार्ड स्टिक्स हमने बनाए हैं हार्डशिप की, ट्रेनिंग की, अगर उन्हें फुलफ़िल करती हैं, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाए। अगर प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर वो पास होती हैं तो ज़रूर उन्हें इंडक्ट कीजिए। फिर उसके बाद चॉइस उनकी होनी चाहिए कि उन्हें इन्फेंट्री ज्वाइन करना है या सर्विसेज ज्वाइन करना है या कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक यार्ड स्टिक्स सेम है, अगर सेम ट्रेनिंग है, सेम लेवल ऑफ हार्डशिप है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, तो दे शुड नॉट बी डिनाइड देयर चांसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। थैंक यू जेंटलमैन। मुझे लगा कि अगर आप इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए दोस्तों, ताकि मतलब वो भी इस वीडियो को देख सकें। और आपका अगर कोई ओपिनियन है, आप मुझसे डिफ़र करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी उसको लिख के आप बता सकते हैं। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन।